चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज की शाम में आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की खास पेशकश गपशप ऑन चाय रुक जाना नहीं सीजन 2 में। और आज शाम हमारी मेहमान हैं भोपाल मध्य प्रदेश, झीलों के शहर, हमारी राजधानी, हमारे राज्य की राजधानी से एक शिक्षिका, आचार्य, गुरुजन श्रीमती संगीता द्विवेदी जी, जो कि एक प्राइमरी स्कूल में दामखेड़ा जगह पर भोपाल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ इन्हें हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से इनके सराहनीय कार्य प्रश्न बैंक जो इन्होंने कोरोना जैसी महामारी के दौर में बनाकर बच्चों के लिए पहुंचाया, उसके लिए सम्मानित भी किया गया है। तो आज आप सभी को रूबरू कराते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से एक शिक्षिका श्रीमती संगीता द्विवेदी जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा पर। नमस्ते। जी नमस्कार। संगीता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। आपको जो सम्मान दिया गया है या सम्मानित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, राज्य शिक्षा मंडल के द्वारा, कि कोरोना काल जैसी महामारी में जहां दुनिया देश काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे, उस दौरान भी आपने अपनी लगन, अपनी मेहनत से अपने बच्चों के लिए आप तीसरी से 8वीं तक हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न बैंक तैयार किया, मेहनत और लगन से उसे ऑनलाइन साधनों के द्वारा शिक्षा मंडल तक पहुंचाया ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई खलल ना पड़े। उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू, थैंक यू। जी संगीता जी, कैसा लग रहा है इस उपलब्धि पर? आज इतने वर्ष हो चुके हैं आपको आपके शिक्षण कार्य में लगे हुए, और आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, सम्मान तो कोई छोटा भी हो और बड़ा भी हो तो खुशी तो मिलती है, जाहिर है। तो बहुत खुश हूं मैं, और इससे क्या मोटिवेशन भी मिलता है कि आगे और मैं बेटर कर सकूं, अच्छा काम कर सकूं। तो जाहिर है कि जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उससे और अच्छा करने की ओर हम लोग प्रेरित होते हैं। जी निश्चय ही, अगर प्रोत्साहन मिले कार्य और मेहनत का तो काफी अच्छा लगता है, और जी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने के लिए। संगीता जी, जी जब आप ये अभ्यास प्रश्न बैंक तैयार कर रही थी, जब आपको जी राज्य सरकार ने, शिक्षा मंडल ने ये जिम्मेदारी दी, जी मध्य प्रदेश से कुछ चुनिंदा लोगों को ही चुना गया होगा, उसमें से जी आप थी। तब जी जब आपको इस बात की जानकारी दी गई प्रशासन के द्वारा कि आपको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है, तब जी से लेकर प्रश्न बैंक तैयार करने तक जो अनुभव थे, प्लीज हमारे जी दर्शकों के साथ साझा करिए, कैसे रहे? जी। पहले तो जब नाम आया तभी एकदम आश्चर्य हुआ कि मेरा नाम कैसे आया, मतलब इसमें। तो पूछा तो बोले नहीं, आप हिंदी विषय के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया। और उसके बाद चूंकि बुक्स भी नहीं थी, बुक्स अरेंज करनी पड़ी, और उसमें काफी चैलेंजेस थे। मींस जो अभी तक पेपर बन रहे थे, ये बिल्कुल उससे अलग हट के काम था। जैसा हमारा सीबीएसई पैटर्न है, तो एमपी बोर्ड में भी उसी को लाया गया। जो जानकारी बेस्ड क्वेश्चन थे उनको टोटली मना कर दिया है कि नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिससे बच्चे के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बढ़े, उसके दिमाग पे जोर पड़े। तो हमको क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको नॉलेज बेस्ड कम करना है, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बनाने हैं। तो एक बार तो लगा कि गवर्नमेंट के बच्चे ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उसका प्रोसेस को, ट्रेनिंग्स भी दी गई राज्य शिक्षा की तरफ से, और भी तरफ से ट्रेनिंग्स दी गई हम लोग को काफी। और जब फिर हम काम करने लगे, पहले तो बड़ा टफ लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे जो चैप्टर में नहीं है। अभी तक यही देखा गया कि जो चैप्टर है बच्चा उसी से आंसर लिखेगा। लेकिन चूंकि उसमें पूरा उसको लिया गया है कि उसमें छोटे छोटे पॉइंट भी हैं, उसको भी डिस्क्राइब करना है, और बच्चों को उसके छोटे से छोटे पॉइंट तक पहुंचाना है। मीन्स एक छोटी सी 8 लाइन की पोयम से भी हम लोगों ने 40-40 क्वेश्चन बनाए। तो पहले तो शुरू में ये लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब बनाने बैठे तो मतलब जितना हमको दिया गया था टारगेट, उससे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए। तो बाद में लगा कि नहीं, ये हो सकता है अगर करना चाहे। शुरू में लग रहा था कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब उसमें घुसे एक बार करने के लिए, तो काफी अच्छा लगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन बन पाए। तो ये एक मेरे लिए भी अचीवमेंट था कि इस तरह से भी काम हो सकता है। तो काफी बेनिफिशियल भी है, और हमारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं
उनके लिए अगर इस तरह से उनकी तैयारी हो क्वेश्चन से, तो आगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे से फेस कर पाएंगे। ये इसका फायदा जरूर मिलेगा बच्चों को। जी, बहुत बहुत सलाम है आपकी सोच को कि आप जी लोगों ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि कहीं ना जी कहीं दिक्कतें तो हैं, लेकिन अगर शायद हो गया तो आने वाले कल जी को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं बच्चों की पढ़ाई, उनके स्तर को, और कहीं ना जी कहीं उनके भविष्य के लिए काफी लाभदायक ये हो सकता है। संगीता जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों के साथ मैं भी ये जानना चाहूंगा कि आपको इस शिक्षण कार्य में जुड़े हुए, क्योंकि आप एक टीचर हैं, जी। काफी लंबे वक्त से इसमें जुड़ी हुई हैं, लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं ये करते हुए? मेरी जॉब 98 में गवर्नमेंट जॉब में आई थी, और उसके पहले से मैं प्राइवेट जॉब भी कर रही थी। तो देखा जाए तो मतलब लगभग 30 साल हो चुके हैं इस कार्य को, क्योंकि जी। मैं पढ़ते पढ़ते से लेके और जब तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं आया, जब तक प्राइवेट जॉब भी किया, तो लगभग मान के चलिए कि 30 साल लगभग होने वाले हैं, मतलब मतलब टीचिंग के। अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं, एक औसत उम्र मानी जाती है किसी इंसान की अगर 60 वर्ष, तो जी आपने अपनी जी जिंदगी का आधा दौर जो है एक जी शिक्षिका के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक मेंटोर के रूप में ही निकाला है, या इस जी क्षेत्र में आपने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। जी मैं अगर 30 साल थोड़ा सा पीछे जाऊं, जब जी आपने इस क्षेत्र में कदम रखा संगीता जी, जी। क्या ख्याल आया था अचानक से मन में कि टीचर बनना है? हम्म। अचानक से तो मन में नहीं आया, क्योंकि मेरे मदर फादर दोनों ही टीचर थे। तो एक माहौल परिवार में मिलता ही था मुझे कि टीचिंग कराना एक बहुत अच्छा काम है, और चूंकि दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन गरीब बच्चों से लेके और अच्छे, उस समय के स्कूल में तो सारे बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे जब हम पढ़े थे। तो शुरू से माहौल यही था कि बच्चों को पढ़ाई तक, मेरे फादर का तो ये था कि अगर कोई घर में मिलने भी आता था, तो वो दो चार बातों के बाद टीचिंग पे, बेटा कहाँ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तो मतलब उनकी 24 आवर उनका बातचीत टीचर हमेशा उनके हाँ, अंदर जिंदा रहता था। अंदर जिंदा रहता। तो शुरू से मैंने वही देखा, तो मेरी भी एक हॉबी बन गई कि नहीं, टीचिंग जो है हॉबी। और जब मैं गवर्नमेंट जॉब मिला, और अब आते आते इस दौर तक, तो सिर्फ गरीब बच्चों तक ही आप भी समझते होंगे गवर्नमेंट स्कूल रह गए हैं। जो हमारा जमाना था उससे काफी चेंजेस आ गए। तो अब मुझे अपना जो वर्क है मेरा गवर्नमेंट टीचर का, अब मुझे काफी सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, जो सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो अब मेरा यही उद्देश्य है कि वो उनके लिए हम लोग ही सब कुछ है। गवर्नमेंट टीचर जो है उन बच्चों के लिए वो ही सब कुछ है, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हैं नहीं। तो हम लोग मतलब की अगर जिम्मेदारी। मैं कहूँ जी कि आपने कहा ना जी आप ही लोग सब कुछ है, तो एक जी हिसाब से वो पेरेंट्स भले ही जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, लेकिन उनका जी लालन पालन, उनकी परवरिश, उनके संस्कार, काफी कुछ आप लोगों पर सब। निर्भर है। मतलब जी आप कह सकते हैं आप एक एज अ गार्जियन आप उनके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गार्जियन इवन हम लोग घर से उनको बुलाने जाते हैं, मतलब डेली हम लोग का एक चक्कर बस्ती में लगता है। अभी कोरोना काल में तो मोहल्ला क्लास चल ही रही हैं, और वैसे भी जब कोरोना नहीं था तब भी हम लोग पर डे बस्ती में जाते थे। मीन्स में मुझे ये था कि मेरी क्लास के 100% बच्चे प्रेजेंट रहें, और अगर वो नहीं आए तो मैंने बच्चों को भेजा, और जब तक वो नहीं पहुंचे तो मैं खुद जाती थी और घर से ही बुला के लाती थी। इसलिए मेरी क्लास में हमेशा 90% प्रेजेंट रही, और बच्चा फिर आता भी था कि नहीं मैडम ने बुलाया है। तो उनको स्कूल तक लाना ही सबसे बड़ी बात है, फिर तो अगर आ गए तो फिर तो पढ़ेंगे ही वो। जी। तो मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं तो बच्चा बस्तियों में घूमता है, खेलता रहता है, वो स्कूल तक ही नहीं आता है। तो उसको स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट टीचर की ही है। तो हम लोग एक मतलब तरह कहीं से ना कहीं गार्जियन। आप लोग एक जिम्मेदारी के साथ साथ काफी स्ट्रिक्ट बिहेवियर के जी साथ उन बच्चों को पकड़ के लाना, लेकिन एक जी अच्छे नागरिक के रूप में उन्हें परिवर्तित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार। अभी अभी आपने कहा हमारे जमाने में, अगर आपके जी जमाने की एक चर्चा करता हूं, अभी आप जी 50s, अपनी उम्र के जी लगभग 50s के दौर में हैं। जी आपकी परवरिश या आपकी पढ़ाई लेट 80s या 90s की, जी अर्ली 90s की रही मैम। तो जी मैम कहीं ना कहीं उस जमाने में अपनी परवरिश को देखना और वर्तमान में परवरिश को देखना, जमाना काफी बदल गया है। आपने काफी चीजों को बदलते हुए देखा। मतलब अगर एक उदाहरण लेकर कहूं, तो आपके जमाने में लैंडलाइन फोन आया था, और आज हम्म मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके द्वारा हम आपसे आज बात कर रहे हैं। आपने हम्म के जमाने में साइकिल धीरे धीरे चलन में आई थी, आज फोर व्हीलर आम बात हो चुकी है। हम्म चीजों के साथ बहुत बड़ा बदलाव का दौर आया है। तो
आपकी परवरिश या आपकी पढ़ाई और वर्तमान में जो पढ़ाई का एक दौर या एक कहा जाए एक एरा चल रहा है, क्या अंतर हम्म। दिखाई देता है एज अ टीचर? अभी तो बहुत ये कहना चाहिए कि मोबाइल्स और कोचिंग से बच्चों को और काफी कुछ स्कोप भी खुला है। पहले हमारे टाइम में तो ये था कि एमएससी बीए एमए एमएससी बीएससी और इंजीनियर डॉक्टर भी बहुत कम हुआ करते थे, तब इतना चलन नहीं था। जो एक कॉलेज है, चूंकि मैं टीकमगढ़ में पढ़ाई को, ये छोटी जगह थी, एक ही कॉलेज, एक साइंस कॉलेज एक आर्ट्स कॉलेज, तो मीन्स कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आजकल के बच्चों के लिए काफी कुछ स्कोप है। हमारे यहाँ तो सब्जेक्ट चॉइस भी नहीं होती थी, जो कॉलेज वालों ने बोला है तो बस इसी में स्पेशलाइजेशन करना है आपको, उसके अलावा और कोई चांस नहीं मिलेगा। तो आज का जो युग है और वो जो पीछे युग है, तो अब देखते शायद इस जमाने में हम लोग पढ़े होते तो काफी कुछ बेस्ट कर सकते थे। उस समय इतना नहीं था हम लोगों के लिए स्कोप जो आजकल के बच्चों के लिए है। तो जी, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और चूंकि टेक्नोलॉजी है, वो गलत दिशा में भी ले जाती है बच्चों को और सही दिशा में भी ले जाती है। उसका यूज करना हम लोगों पे डिपेंड है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी और काफी बढ़ जाती है कि बच्चे कैसे अपने उस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो हम्म, आजकल की टेक्नोलॉजी से बच्चा काफी कुछ कर सकता है, मेरा ये जी। सोचना है। उस कहीं जमाने ना में कहीं नहीं था। अभी अभी आपने जिक्र किया टीकमगढ़ में आपकी पढ़ाई जी। हुई है। थोड़ा जी। सा आपकी निजी जिंदगी की तरफ भी हम लोग रुक करते हैं। जी। प्लीज हमें बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी परवरिश कहाँ पर किस जगह पर हुई? जन्म तो मेरा मुरैना में हुआ था, मुरैना डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर के पास। ग्वालियर के पास। हाँ हाँ, हमारे पापा जी वहीं ताऊ जी के साथ रहते थे। उसके बाद जॉब, उनकी फर्स्ट पोस्टिंग जतारा हुई टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो कुछ साल हम लोग वहां रहे, फिर मेरी पूरी एजुकेशन टीकमगढ़ जिले की है, प्रॉपर जी। टीकमगढ़ की। तो एमएससी तक मेरी सारी एजुकेशन टीकमगढ़ की है। इसलिए कहा जाएगा बुंदेलखंड जो है वही मेरा प्रिय है। बुंदेलखंड आपकी आपकी माटी में हाँ। आपका जन्म हुआ, आपकी हाँ। परवरिश हुई, पूरा। आपका आपका बिल्कुल। बचपन बीता और आपकी हाँ। पढ़ाई भी हुई। पढ़ाई। जैसा आपने जिक्र किया परिवार का, बार बार आता है जिक्र, कहीं ना कहीं पेरेंट्स दोनों टीचर थे। जी। टीकमगढ़ में आपकी परवरिश हुई, छोटी जगह, 90s हम्म। का माहौल, 80s का माहौल। जी। घर में उस दौरान कैसा माहौल रहा करता था? घर में तो बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता था। तो मम्मी पापा दोनों टीचर थे, एक छोटा भाई, घर तो में भी, हम लोग। घर में भी वो टीचर थे क्या दोनों? नहीं नहीं, घर में वो टीचर नहीं थे। और चूंकि पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छी रही, तो कभी उनको वो माहौल मुझे देना ही नहीं पड़ा कि पढ़ना है या करना है। मीन्स वो अभी भी बोलते हैं कि तुम्हें कभी बोलना ही नहीं पड़ा कि पढ़ना है बेटा। मीन्स उसको ये बोलना पड़ता था कि थोड़ा सा एंजॉय कर लो, टीवी देख लो या घूम लो फिर लो। क्योंकि पढ़ाई में कभी किसी को बोलना नहीं पड़ा, शुरू से ही ईश्वर की कृपा रही कि हमेशा अच्छे मार्क्स आए। और जितना हो सकता था गेम्स के साथ साथ, एनसीसी के साथ साथ, कभी पढ़ाई सफर नहीं हुई। Means ऐसा नहीं कि मैंने केवल पढ़ाई की हो, मैंने गेम्स में भी रही, स्टेट लेवल प्लेयर, कॉलेज तक मैंने टेबल टेनिस भी खेला, एनसीसी भी थी स्कूल में। लेकिन पढ़ाई भी अच्छे से होती रही, तो बड़ा खुशनुमा माहौल था। घूमने फिरने के, पापा जी मेरे बहुत शौकीन थे, तो उतना ही उन्हें घूमने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। मतलब कहना चाहिए कि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो उस टीकमगढ़ का मेरा, कि जिससे मुझे कोई दुख तकलीफ हो। मतलब या जिससे शिकवा टीकमगढ़। रहा हो? हाँ, कोई शिकवा नहीं, टीकमगढ़ की जैसा लाइफ बहुत अच्छी आपने कहा एक घर में एक छोटा भाई भी था, थी। कहीं ना कहीं जब घर में आप एक बड़े बच्चे के रोल में होते हैं, तो कहीं ना हम्म। कहीं आप अपने छोटों के लिए एक हिसाब से कहा जाए सेकंड पेरेंट बन जाते हैं अपने हम्म। पेरेंट्स के बाद। हम्म। भाई के साथ कैसे रिश्ते थे? एक हम्म। बड़ी बहन का रिश्ता था कि एक लड़ाई हाँ। झगड़े का रिश्ता था कि चुलबुलापन था, कंपटीशन था, या उसके लिए आप माँ बाप के बराबर रहे? नहीं, वो मुझे लगता है लास्ट वाला शायद माँ बाप के बराबर वाला शायद ज्यादा होगा। झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं। और मतलब मेरा भाई तो एक कहना चाहिए कि सपोर्टिंग, मीन्स भाई के सामने तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे कभी कुछ बोल ही नहीं पाए। तो उसका, हम लोग का बहुत प्यार से जीवन गुजरा। मतलब अड़ोस पड़ोस वाले भी ये बोलते थे, अगर मदर फादर कहीं चले जाएं, एक एक महीने भी अगर वो ग्वालियर आए, हमारा ग्वालियर में मकान बन रहा था, तो कभी उन्होंने लड़ाई नहीं सुनी। तुमको आश्चर्य होता था कि तुम्हारे बच्चों की आज तक मैंने कोई आवाज ही नहीं सुनी। तो बड़े प्यार से का रिलेशन है मेरा और मेरे भाई का, और झगड़े नाम की तो उसमें कोई चीज ही नहीं है।
और बहुत सपोर्टिंग है। मीन्स अगर दूसरा तो कोई छोड़ो, घर में भी मुझे उसके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा रहा है। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। संगीता जी, उम्र के जब दौर बढ़ते हैं, पढ़ाई पूरी होती है, तो दूसरा एक दौर आता है जब दो प्रश्न सामने खड़े होते हैं। पहला, करियर में कहाँ जाना है, और दूसरा प्रश्न होता है करियर अगर बन गया तो जिंदगी की दूसरी इनिंग की शुरुआत, जिसको हम कहते हैं अपने गृहस्थ जीवन की, मैरिड लाइफ की शुरुआत। आपकी शादी एक भोपाल बेस्ड बिजनेसमैन से हुई थी, जो अपने जी फील्ड में काफी एक्सपर्ट थे, काफी अच्छा कर रहे थे। सडनली टीकमगढ़ से आपकी जिंदगी शिफ्ट लेती है ग्वालियर के लिए। आपके फादर शिफ्ट होते हैं, आप वहां पहुंचते हैं। वहां से फिर आप सडनली शादी करते हैं और भोपाल आते हैं। ये जर्नी कैसी रही, अचानक से ग्वालियर जी से जी। भोपाल आना, और फिर एक अ, नई जिंदगी की शुरुआत करना, एक नए परिवार और नए लोगों के साथ? देखिए क्या हुआ, मेरी एमएससी तो टीकमगढ़ से पास हुई, फिर मैंने सोचा कि पीएचडी करना है, तो उसके लिए मैं ग्वालियर आ गई। चूंकि हमारा घर ग्वालियर में बना हुआ था, घर का मकान जो था, तो मुझे लगा कि फिर अब शादी की एज हो रही, शादी हो ही जाएगी तो मैं अपने घर में तो रह ही नहीं पाऊंगी। एक मेरे मन में ये था। जबकि मुझे सागर भी बुला रहे थे मेरे सर जो थे, कि सागर से तुम पीएचडी करो, लेकिन मैं पीएचडी करने ग्वालियर गई, क्योंकि घर में रहना है। तो जब मैं आई तो मेरे पेरेंट्स ने भी ट्रांसफर करवा लिया, और उसी बीच पीएचडी होते होते मेरा बीएड भी करना था, तो उसमें बीएड चला, पीएचडी बीच में रुक गई मेरी। मेरा एम था कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनूं, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, इसलिए वो पीएचडी बीच में छूटी, बीएड किया, और ये गवर्नमेंट जॉब अप्लाई किया, और उसी बीच मेरी शादी भी हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर जी रहा हूँ, माफी चाहूंगा। ये किस साल की बात है, किन सालों की बात लगभग हो रही है, ये 94 95 93 का में ये मैंने दौर था? एमएससी किया, हाँ। जी और जी। 94 95 में मैं पीएचडी कर रही थी। और उसी बीच ये रहा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर स्कूल कॉलेज में जाना है तो बीएड भी कंपलसरी है। तो मुझको, मैं बीच में पीएचडी रोक के बीएड किया। मैंने फादर बोले कि जॉब में बीएड कंपलसरी है, तो फिर बीएड करना पड़ा मुझे। तो बीच में मेरी ब्रेक हो गई पीएचडी। क्योंकि और खून उसी में ही डीएनए में ही टीचिंग थी, तो बनना तो टीचर ही था। हाँ। यही रहा, इसलिए तो टीचिंग का ही रहा शुरू से, कि अब प्रोफेसर नहीं बन पाए तो कम से कम स्कूल टीचर तो बन ही गए। और उसी बीच शादी भी हो गई, और शादी के बाद जॉब भी अप्लाई किया और लग गया। मेरे फादर ने अप्लाई किया था, तो मेरा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में ही फिर जॉब भी लगा मेरा 98 में। 96 में शादी हुई तो भोपाल आए। लेकिन भोपाल से नहीं हुआ जॉब, मेरा ग्वालियर से ही हुआ जी। स्टार्ट। फिर बाद में अ, ट्रांसफर लेके मैं भोपाल आई। आप भोपाल आए, आप बताते हैं कि 96 से लेके 98 का दौर, 2 साल का ऐसा वक्त था जब आप भोपाल में थे। सडनली शिफ्टिंग होती है आपकी ग्वालियर की तरफ। मैम, हम्म हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, ये कहना शायद गलत नहीं होगा, या कुछ प्रतिशत लेकिन आज भी जिंदा है शायद ऐसा, कि हम्म सडनली एक शादीशुदा महिला के परिवार को एक्सेप्ट कर पाना कि वो नौकरी करने के लिए किसी दूसरे शहर में, जो कि काफी पास भी नहीं था, ग्वालियर काफी जी दूर है भोपाल से, हम्म जाए और फिर अपने ससुराल की जिम्मेदारियों से दूर अपने मायके में नौकरी करे। क्या ये फैसला लेना आपके पति के लिए, आपके ससुराल वालों के लिए आसान था, या क्या रहा था उनका रिएक्शन इस बात को लेकर? हम्म आसान तो नहीं था, लेकिन चूंकि हस्बैंड प्राइवेट जॉब में थे तो उनका ये था कि एक गवर्नमेंट हैंड होना चाहिए, तो इसलिए उनका फुल सपोर्ट मुझे मिला, और शायद उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं जॉब कंटिन्यू कर पाई। और उनको मतलब एक एडजस्टमेंट तो बहुत बड़ा सवाल है, शादी और बच्चे के बाद इतनी दूर जाना, लेकिन उसमें अच्छा, हस्बैंड का काफी। उस बीच में आपका बच्चा भी आ हाँ चुका था बेटा, जीवन में हाँ आपके? हाँ बेटा एक अरे वाह, साल का था बहुत तब बढ़िया। मेरी जॉब लगी थी, जी 98 में। तो उसको लेके इतनी दूर सफर करना, आना जाना, पर गवर्नमेंट जॉब था, मेरे फादर भी वहीं थे, सब पहचान के लोग थे, तो इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ। सभी लोग जानते थे। लेकिन यहाँ से जाने में फुल सपोर्ट हस्बैंड का ही रहा, जो अभी तक मेरी नौकरी चल रही है, नहीं तो शायद छूट जाती, न होता जी। सपोर्ट तो। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये बात आपकी कई उन महिलाओं के लिए, उन परिवारों के लिए शायद गेम चेंजर बन सकती है बात, कि अगर घर की महिला या कोई सदस्य कुछ करना चाह रहा है, अच्छा है वो परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके सपनों के लिए, तो कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों को, चाहे वो पति हो
या और सदस्य हों, उनको सपोर्ट पिलर ही बनना चाहिए। भोपाल ट्रांसफर होने के बाद जब आप जॉब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक माँ के रूप में जिंदगी को आगे बढ़ाना, एक पत्नी के रूप में, क्योंकि आपने ऐसा बताया पहले आपका एक बेटा था, कुछ सालों के बाद आपकी एक बहुत प्यारी सी बिटिया भी आपकी आपकी जिंदगी में आई, जिसने खुशियों को और बढ़ा दिया। एक बहू, एक पत्नी, दो बच्चों की माँ और साथ ही साथ एक स्कूल टीचर। सफर कैसा चल रहा था मैम उस दौरान इन सभी रोल हाँ, को अदा करते हुए? देखिए ट्रांसफर होते होते बिटिया भी जब तक हो आ चुकी थी लाइफ में, तो वो बहुत छोटी थी जब मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ। और गांव लगभग 20 किलोमीटर दूर मेरा यहाँ पोस्टिंग हुई भोपाल में। तो पहले लगा कि कैसे इतनी छोटी बच्ची को, लेकिन भगवान साथ देता है तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो जो नियर अबाउट घर के स्कूल था संकुल केंद्र, वहां मुझे एजुकेशन, क्योंकि मैं एमएससी थी और उनको साइंस के लोगों की जरूरत थी, इसलिए उनने मुझको वहीं अटैच कर लिया कि आपकी यहाँ जरूरत है। तो 3 साल क्रच में छोड़ना पड़ा बिटिया को, क्योंकि मेरी सासू जी भी जॉब में थी, तो घर में कोई संभालने वाला नहीं था। तो उसको कुछ टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए क्रच में रखना पड़ता था। लेकिन चूंकि पास में था तो वो टाइम बड़े सुकून से, वो बोलते हैं ना कि नौकरी भले ही जो मेरा था कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो वो तो मैं नहीं बन पाई, लेकिन स्कूल टीचर बनने के बाद भगवान ने जॉब में हमेशा मेरा साथ दिया। जब मुझे लगा कि दिक्कत आ रही है, वहां हमेशा भगवान की दया से मुझे साथ मिला। और 3 साल मेरा जो अटैचमेंट रहा उसमें मेरी बिटिया स्कूल गोइंग हो गई। फिर मुझे गांव भी जाना पड़ा, तो फिर मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो स्कूल जाने लगी थी, तो मैं दूर भी जा सकती थी। और थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आती ही है, घर के काम छोड़ के और 10:30 से 4:30 पूरा दिन रहना, तो काफी कुछ दिक्कतें आती हैं, बच्चे भी छोटे थे। लेकिन ये है कि हाँ, फैमिली सपोर्ट से वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होती गई और जॉब चलता रहा, मेरा जैसा छोड़ना नहीं आपने पड़ा। कहा ना कि 10 से 4:30 एक दूर रहना, बच्चों के जी शुरुआती साल, जी माँ बाप के लिए एक कहा जाए तो स्वर्णिम समय होता है उनके साथ गुजारने जी का, क्योंकि दिन ब दिन वो जब बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उसको देखना, उनके नन्हे कदमों को बढ़ते हुए देखना। लेकिन उस दौरान कहीं ना कहीं आप स्कूल की अपनी जिम्मेदारियों में भी लिप्त थे, मजबूर थे, जी क्योंकि एक फर्ज भी था कि आप शिक्षिका हैं, बच्चे आपका वहां पे भी काफी सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन घर पे जी भी दो बच्चे थे जिनके साथ एक माँ का दिल जुड़ा हुआ था। कभी कभी जी मिस नहीं करते मैम वो उन पलों का छूटना और उस समय का हाँ ना बिता पाना अपने बच्चों के साथ? ये कभी कभी नहीं, कचोटता नहीं है मन हाँ, में? बिल्कुल आज भी वो दिन नहीं भूलता है। जब मैं स्कूल जाती तो बिटिया रोती रहती थी मम्मी, और जब तक मैं रोड से मुड़ नहीं जाती थी, जब तक उसकी आवाज मेरे कानों में सुनाई देती थी रोने की, जब तक वो उसको दिखती थी मैं, तब तक वो रोती थी। तो वो अभी तक नहीं भूल पाती। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। बस ये है कि जॉब भी बच्चों के लिए ही करना था, इसलिए बच्चों के लिए ये सब सहना पड़ा कि आगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, अभी थोड़ा सा कष्ट। फिर धीरे धीरे बच्चा भी आदत में हो जाता है। जैसे मेरा बेटा था तो मैं ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर जाती थी जॉब करने, घाटी गांव में। तो जब वो रोता था मम्मी, और कोई भी उससे बोल देता था ना, बेटा मम्मी अभी आएगी, घाटी गांव गई है, तो मतलब उसको कान में वो घाटी गांव ऐसा हो गया था कि उसको भी रूटीन में आ गया कि मेरी माँ घाटी गांव तो जाती है। तो वो रोते हुए चुप हो जाता था, अगर उससे ये बोल दिया जाए कि बेटा अभी आएगी, घाटी गांव गई है। तो एक बच्चे के कानों ने उस शब्द को एक्सेप्ट कर लिया था, और सब बोलते थे, फिर वो चुप हो जाता था, फिर नहीं रोता था, क्यों तो उसको डेली रूटीन में आ गया कि ये एक ऐसी जगह है जहां माँ जाती है, तो मुझे रोना नहीं है उस समय। तो कहीं बस ना कहीं वो बच्चों का भी सेंस एक डेवलप हो जाता है कि ये हाँ तपस्या है मेरी माँ की जो जी बहुत जरूरी है, और मुझे उस तपस्या में मदद जी ही करनी है, ना कि रुकावट बनना है। जी संगीता जी, थोड़ा सा मैं और निजी जीवन में आपके कुछ बढ़ते हुए सालों के साथ सफर में आगे बढ़ना चाहूंगा। जिंदगी काफी बढ़िया चल रही थी, गवर्नमेंट जॉब था, जी सैलरी थी, रुतबा था, पहचान थी, लोग आपको श्रीमती संगीता द्विवेदी से ज्यादा एक स्कूल टीचर संगीता द्विवेदी के नाम से जानते थे। परिवार आपका खुश था, दोनों बच्चे अपनी ग्रोथ एज में थे। सडनली आपके जीवन में एक भूकंप आता है, और एक उस भूकंप में आपके आपके जीवन साथी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। जी उसके बाद एक एज अ सिंगल मदर कहीं ना कहीं उस दौर को अपने बच्चों के लिए एडजस्ट करना, और उससे ज्यादा खुद को संभालना, क्योंकि अनपेक्षित था ये सब होना आपके जीवन में शायद। जी कैसे संभाला अपने आप को और अपने बच्चों को? देखिए वो जो 2 साल निकले वो तो बहुत, मतलब उसके लिए बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए।
लगा जैसे जीवन खत्म ही हो गया है। तो उस की कल्पना मात्र से अभी भी रूह कांप जाती है। लेकिन चूंकि बच्चे थे तो जीवन खत्म भी, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद अब जीवन अब मेरा भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर बच्चों के लिए फैमिली मेरी बहुत अच्छी है, जिसने मुझे बहुत काफी सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि केवल हस्बैंड हस्बैंड का, पूरे फैमिली ही मेरे लिए एक पिलर बन के खड़ी हुई, जिसके कारण मैं खुद खड़ी हो पाई। मैं और सबसे यही कहूंगी, शायद फैमिली सपोर्ट आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जो कोई पैसा कभी उसको भरपाई कर ही नहीं सकता। एक परिवार का सपोर्ट हो तो आप बड़े से बड़ा दुख झेल सकते हैं, जो मेरे जीवन में भी आया, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ रहा, तो मुझे वो कमजोरी उसने नहीं बनने दिया और मुझे ताकत दी कि मैं आगे बढ़ूं और बच्चों के लिए अब जीवन जीना है। तो दोनों, कुछ समय लगा मुझे खड़े होने में, लेकिन आकर मैं फैमिली के सपोर्ट से मैं खड़ी हो पाई और बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई और जो भी थी उसमें धीरे धीरे। और फिर मैंने भी अपने आप को पढ़ाई की तरफ ही डाल लिया, जो आपने अभी देखा मुझे सर्टिफिकेट। फिर मुझे लगा कि एक जो जगह मेरे जीवन में खाली हुई है, उस टाइम को मुझे कहीं और देना चाहिए। तो मैंने एजुकेशन में ही, मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितने भी कोर्सेज होते हैं, एक अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, जो विप्रो के अजीम प्रेम जी हैं, उनकी यूनिवर्सिटी चल रही है, मैं उनसे जुड़ गई हूँ। तो मैं, मेरा जो जीवन का खाली समय था, मैंने उसको वहां शिफ्ट कर दिया है। बच्चों के साथ साथ अपने अपने लिए भी कुछ करने का जो है, तो एजुकेशन के में दे दिया है कि अब इन गवर्नमेंट के बच्चों के लिए भी नई नई टेक्निक सीखूं और उन पे अप्लाई करूं। और अपने बच्चों के साथ मेरा ये रहा कि जब मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ, जैसा आपने पूछा 10:30 से 4:30, तो मैं कभी जब मैं स्कूल पहुंचती हूँ तो वो स्कूल के बच्चों में मैं अपने बच्चों को भूल जाती हूँ। मुझे वो 10:30 से 4:30 फिर ये याद नहीं रहता कि मेरे भी बच्चे हैं। मतलब वो स्कूल के बच्चों के ही लिए मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। इवन घर आती हूँ तो कल क्या पढ़ाना है, कल कैसे करना है। तो घर में घर के बच्चों का और स्कूल में कभी कभी कोई जरूरी काम भी होता है तो वो स्किप हो जाता है, फिर ध्यान आता है कि अरे मेरे को ये काम भी करना था। तो ऐसा ईश्वर की दया से कि स्कूल में सारे उन स्कूल के बच्चों के लिए मेरा डिवोशन रहता है, और घर में घर के बच्चों के लिए। और बाकी मैं एजुकेशन में ही अपना टाइम देना चाहती हूँ, जिससे कि ये ना लगे कि नहीं कुछ खालीपन है जीवन में, तो उसको अपने एजुकेशन के ही काम से भर रही हूँ, बस ये है। जी। संगीता जी, निश्चय ही आपके दौर में उतार चढ़ाव बहुत आए। कई मोर्चों पे आपने अपने संघर्ष को लड़ा है, अपनी लड़ाई लड़ी और बखूबी जीती भी है अपने दृढ़ निश्चय से। अप डाउन्स बहुत आए, आपने उनको ओवरकम भी कर लिया। आज जिंदगी फिर से आपने अपनी पटरी पे ला दी है। आपका बेटा आज इंजीनियर बन चुका है, बच्ची भी वयस्क हो चुकी है और अपने भविष्य की तरफ बहुत ही अच्छे दौर में आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ तक के सफर के दौरान आपने काफी सारी चीजों को पाया, खोया और आज सम्मानित भी हो चुकी हैं। आने वाले कल में क्या नए प्लान्स हैं? क्योंकि आज तक आपने अपनी इसी सोच के साथ अपना जीवन बढ़ाया कि कुछ भी हो जाए मैंने रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है, बहाव के साथ आगे बढ़ना है, चैलेंजेस को ओवरकम करके उन पर पार पाना है, चुनौतियों के सामने झुकना नहीं है। निश्चय ही आपका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। अभी तक का सफर जो हुआ वो आपने निश्चय ही बहुत ही काबिल तारीफ तरीके से पूरा किया। आगे क्या नए टारगेट सेट कर रही हैं जीवन में, जिनको पाने के लिए आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी? आगे मेरा टारगेट, जो मेरा फील्ड है एजुकेशन में, उसी में आगे जाना चाहूंगी। और जब तक जॉब है, जब तक तो गरीब बच्चों के लिए कर ही रही हूँ, और भी जितना बनेगा उनके लिए करूंगी। और बाद में भी मैं एजुकेशन से ही जुड़ी रहूंगी। और चाहती हूँ कि इन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए ही कुछ काम करती रहूं मैं। जब मैं उन बच्चों को करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन बच्चों के लिए अपना समय दे रही हूँ, तो ईश्वर मेरे बच्चों के लिए समय तो निकाल ही लेंगे थोड़ा। इसी जज्बे के साथ मैं उन बच्चों के लिए, कि जिनका कोई नहीं है पढ़ाने वाला, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते हैं मैडम आप ही सब कुछ हो, हमको कुछ भी नहीं पता। अपना गुस्सा भी हम पे ही निकालते हैं और वो लोग अपना प्यार भी हम पे ही निकालते हैं। क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूलों के जो पढ़े लिखे हैं। अब जो बच्चे उनके भाई बहन हम लोगों के पढ़ाए हुए निकल रहे हैं, बस वही पढ़े लिखे हैं। तो मेरा जीवन यही रहेगा कि मैं गरीब बच्चों के लिए अपना, मतलब जो भी दे सकती हूँ वो देती रहूं आगे भी। जी,
बहुत बढ़िया सोच है आपकी कि आपको अपने एजुकेशन फील्ड में ही, अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ना है और उन जी जरूरतमंद बच्चों के जीवन को संवारने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है आपने, जिनके लिए शायद बहुत कम लोग सोचते हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में से, समाज में से उभर कर आ रही हैं। बहुत ही उम्दा उदाहरण बनकर समाज में आप हैं और रहें। भगवान करे आपको देखकर और लोग भी सीखें। आप हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं कि जीवन जिया जाए तो आपकी तरह जिया जाए, चाहे कितनी भी समस्याएं, लेकिन रुकना नहीं है, थम जाना नहीं है। और यही तो हमारी सोच और हमारी थीम है कि कुछ भी हो, रुक जाना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता मैम, आपका हमारे धन्यवाद साथ सर। जुड़ने के लिए, बुंदेलखंडी अड्डा के साथ अपने जीवन के इस मोटिवेशनल चैप्टर से हमारे लोगों को रूबरू कराने के लिए कि आपने अपने संघर्ष के दौर में भी अपनी हिम्मत को भी टूटने नहीं दिया, अपने जज्बे से अपने सपनों को पूरा किया, साथ ही साथ अपने से जुड़े हुए काफी सारे बच्चों के सपनों को भी पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ईश्वर आपको खुश रखे, यही हमारी शुभेच्छा है। और आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चों को तरक्की दे जीवन में, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के धन्यवाद। लिए। नमस्कार।